हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में वर्किंग मॉम डायरीज। आज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद का। बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि जब डिलीवरी हुई उसके बाद इमीडिएटली ही बेबी मेरे पास नहीं आया। वो मेरे लिए बहुत एक सैड मोमेंट था, बहुत ही शॉकिंग टाइम था, और जिसमें मेरे पास पेशेंस मुझे करना पड़ा, पर पेशेंस करने की कैपेसिटी नहीं थी। तो आज मेरा बेबी जब हुआ, उसके बाद उसको निकू में रेफर करना पड़ा। तो मेरे साथ क्या हुआ था, क्या मैं आप जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ और मैंने उससे क्या सीखा और क्या चीज़ें मेरे को काम आई उस टाइम पे अपने आप को इस जो मेरा दर्द था, जो मेरा ये सैड मोमेंट था, उससे अपने आप को कॉन्फिडेंटली उभरने का मुझे क्या मेरे एस्पेक्ट्स रहे हैं, वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो बनिए रहिएगा वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मेरी डिलीवरी जर्नी कैसी रही। जब मेरी डिलीवरी हुई वो मेरा 8th मंथ का लास्ट वीक था। तो मुझे एकदम से इमरजेंसी पड़ी रात को 2:30 बजे हमें हॉस्पिटल जल्दी जाना पड़ा। एक्चुअली मेरा वाटर बैगेज लीक हो गया था, तो वो एक साइन होता है कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए उस टाइम पे। बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो मैं रात को अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन-लॉज़ के साथ मुझे हॉस्पिटल के लिए जल्दी जाना पड़ा। तो 2:30 बजे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। देन उसके बाद जो हुआ वो बहुत मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट जैसे-तैसे करके मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई सुबह 10 साढ़े 10 तक। तो उसके बाद बेबी का जो मेरे तक आया कि बेबी गर्ल हुई है, तो हम बहुत खुश हुए सब कुछ। तो पर एक मोमेंट ऐसा था जब पता चला बेबी को कुछ इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इस वजह से हॉस्पिटल वालों ने उसको निकू में रेफर कर दिया किसी और हॉस्पिटल में। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, वैसे तो मुझे उस हॉस्पिटल की सर्विस भी बहुत अच्छी लगी, पर अगर किसी को जानना होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अपने हॉस्पिटल का नाम बता दूँगी। तो जब निकू में मेरा बेबी रेफर हुआ, उसके बाद उस दिन से लेके पूरे 5-6 डेज़ तक मैं अपने बेबी से दूर रही। जब बेबी होता है, आपको पता है कितनी इमोशंस अटैच्ड होते हैं एक मदर के अपने बेबी के साथ। तो डिलीवरी होने के बाद भी जब पता चल जाए बेबी दुनिया में आ चुका है पर हमारे पास नहीं आ रहा, तो वो बहुत सैड मोमेंट होता है। बहुत ही उसमें बिल्कुल भी मतलब थोड़ी होप भी होती है कि बच्चा आएगा जल्दी, और थोड़ा डर भी होता है पता नहीं आगे क्या हो जाए। तो वो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो उस टाइम हमने बहुत हिम्मत दिखाई, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे इन-लॉज़ ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी खुद की फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो कुछ की एस्पेक्ट्स थे, कुछ मेन चीज़ें थी जो मैंने उस टाइम बहुत ही अहमियत रखती थी मेरी लाइफ में, जो अ, निक्कू का एक्सपीरियंस था। तो जब मैं निक्कू में फर्स्ट टाइम अपने बेबी को देखने गई, मुझे डॉक्टर ने मेरी जब डिलीवरी हुई तो सेकंड डे डिस्चार्ज कर दिया था, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी तो काफ़ी हद तक सिचुएशन ठीक थी, तो मुझे डिस्चार्ज करके मैं घर आ गई थी। बट मेरा बेबी, जैसे कि मैंने बताया, निक्कू में रेफ़र हो चुका था। तो उस टाइम पे मैं जब उसको फर्स्ट डे देखने गई, तो पहली बारी तो मैंने उसको जब वहाँ पे देखा तो मुझे रोना आ गया, बहुत ज़्यादा। वो मोमेंट मैं जब आज भी याद करती हूँ, तो मुझे बहुत ही बुरा फ़ील होता है। उस टाइम हम बहुत ही इमोशनली
डिप्रेस्ड हो गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। और हम मतलब किसी से भी बात नहीं करते थे। हम सोचते रहते थे कि कैसे बेबी को हम जल्दी से ठीक कर दें और अपने पास वापस घर ले आएँ। तो जब मैं निक्कू में गई, वहाँ का एनवायरनमेंट मैंने जब अंदर देखा बच्चे के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। वो पूरा डिपार्टमेंट निक्कू का, जो पूरा डिपार्टमेंट था बच्चों की ही, उसमें सभी बेबीज़ थे, सिर्फ़ मेरा बेबी नहीं था, और भी बहुत सारे बेबीज़ थे। तो बच्चों की जो हर बेबी को एक अलग-अलग स्पेस दे रखी थी, जिसमें उनके इंक्यूबेटर पड़े थे और उसके ऊपर बेबी रेस्ट कर रहे थे। बेबी का जो ट्रीटमेंट था वो चल रहा था, जिस बेबी को जो इश्यू था उसके अकॉर्डिंगली। जिन बेबीज़ को जॉन्डिस होता है वो भी मोस्टली कई बारी कुछ हॉस्पिटल को उनको NICU में ट्रांसफ़र रेफ़र करना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो वो करना ही पड़ता है रेफ़र। तो उस टाइम पे हमें बस पेशेंस ही रखना पड़ता है और भगवान को प्रे ही करनी पड़ती है कि बेबी जल्दी से ठीक हो जाए। और तो मैंने वहाँ पे जब स्टाफ देखा, नर्स देखा, नर्सेस थी जो बेबी केयर के लिए, जो भी स्टाफ था वो प्रॉपर बेबी के साथ इंटरैक्ट करते थे। अगर कोई बेबी रो रहा है उसको चुप करवाते थे, उसको प्रॉपर पैम्परिंग करते थे बच्चे को फीडिंग कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें वो पूरा प्रॉपर ध्यान रखते हैं। बच्चे की जो मेडिकेशंस जाती है, उनके जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे सब कुछ उनकी ही देख-रेख में होता है। तो मुझे इस पूरी एडजस्टमेंट करके जाना पड़ा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ा, अपनी रूटीन मैनेजमेंट करनी पड़ी उस टाइम पे। तो घर पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, तो सबकी हेल्प ले लेनी चाहिए उस टाइम पे। और उसके बाद जो है अपनी भी डाइट पर ध्यान रखना पड़ता है कि अभी-अभी डिलीवरी हुई है, बेबी को फीड देनी स्टार्ट करनी है, तो अपने अंदर अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे, खुद नहीं खाएँगे, तो लेडीज़ को फिर फीड आने में इश्यू होता है और वो फिर बेबी को नहीं डिलीवर हो पाती प्रॉपरली। तो ये सारी मेन एस्पेक्ट्स थे जो मुझे वहाँ पे फेस करने पड़े। और फिर जब शाम जब हो गया सारा प्रोसीजर, तब बच्चे का जिस दिन डिस्चार्ज होता है वहाँ से हॉस्पिटल से, और बच्चे ने घर आना होता है, वो एक एक्साइटमेंट का टाइम भी होता है और एक मन में डर भी होता है कि अब बच्चा जहाँ पे 24 आवर्स एक हॉस्पिटल केयर में रह रहा है, उसके बाद उसको घर पे वही केयर हमें देनी है स्पेशलाइज्ड चीज़ों के साथ। तो वो एक हमारे लिए चैलेंजिंग टाइम होता है कि बच्चे को हमने कैसे वही केयर देनी है कि हॉस्पिटल वालों ने जो उसको दी है। तो मुझे तो पूरी प्रॉपर एक लिस्ट मिली थी उस टाइम पे कि आपने पूरा 1 साल बेबी को घर से नहीं निकालना है, किसी पार्टी में, फंक्शन में, किसी भी इन्फेक्शन से बचा के रखना है। ये इवन के डॉक्टर ने, मुझे नर्सेस ने स्पेशली ये बोल दिया था कि बेबी जो है 1 साल तक अपनी माँ के साथ घर पर ही रहेगा, तो कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्टी, कोई कहीं भी घूमना-फिरना, सब कुछ 1 साल के लिए बिल्कुल बंद करना है। करना पड़ा मुझे भी, पर चलो थैंक गॉड ये चीज़ों का ध्यान रख के आज मेरा बेबी ठीक है, मेरे पास है। और मैं सबको यही कहूँगी, अगर डॉक्टर्स कुछ भी बोलते हैं, नर्सेस कुछ भी आपको अपने बेबी के केयर के लिए बोलती हैं, तो प्लीज़ उसको अच्छे से फॉलो करो। फिर बेबी स्टार्टिंग में चले जाते हैं NICU में, तो उनको जो है उनकी मदर्स को बुलाया जाता है। एक प्रोसीजर होता है जिसमें मदर और बेबी को साथ में थोड़ा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कंगारू मदर केयर KMC दिया जाता है, जिसमें बेबी को मदर अपने बिल्कुल स्किन टच देती है, जिससे बेबी को मदर फ़ील होती है, मदर की फीलिंग आती है। और ये जो प्रोसीजर है मदर और बेबी का बॉन्डिंग भी क्रिएट करता है और बेबी को जो है ठीक होने में बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बेबी स्टार्टिंग में ही अगर मदर से बिछड़ गया हो, तो उस टाइम बेबी को ब्रेस्ट फीड की नहीं प्रैक्टिस हो पाती। तो यही वो टाइम होता है जब बेबी और मदर
आपस में बॉन्ड क्रिएट करते हैं और धीरे 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 बेबी जो है अपनी फीडिंग स्टार्ट करता है डायरेक्टली मदर के थ्रू। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो आपको ये इस टाइम को मैनेज करने में हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट ये है कि आपको अपना रूटीन लाइफ बैलेंस पहले ही करना पड़ेगा। आपको अपना खाना भी देखना है, अपने आप को भी सही रखना है, अपनी पूरी डाइट जो भी आपकी देसी घी की उस टाइम पे डिलीवरी के एकदम बाद से हम पंजीरी खाते हैं, पिन्नी खाते हैं, जीरे को कंज्यूम करते हैं। आपको फ्रूट भी खाना है, दूध भी पीना है अच्छे पोर्शन में और अपने बॉडी की केयर भी करनी है क्योंकि आपको भी अभी रिसेंटली ही स्टिचेस लगे होते हैं उस टाइम पे, तो आपको वो चीज़ मैनेज करना और बेबी के पास जाना सो दैट आपकी खुद की बॉडी भी सफ़र ना हो क्योंकि बच्चे ने दोबारा आपके पास ही आना है वहाँ से ठीक होके। तो अगर आप ठीक नहीं रहोगे तो बच्चे को इश्यूज़ बाद में भी आ सकते हैं। तो अपना ध्यान रखो, अपना एक रूटीन पहले ही सेट कर लो कि हाँ, मैंने इस टाइम पे ये चीज़ करनी है, अपनी टाइम मैनेजमेंट करके रखो। सेकेंडली है कि आप जो वहाँ पे स्टाफ है, उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखो। ये चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। कोई भी फादर या मदर या घर पे कोई भी पर्सन अपना नाम, नंबर बता के बेबी का नेम और मदर का नाम बता के ये चीज़ें हम पूछ सकते हैं कि बच्चा कैसा है, बच्चे ने फ़ीड लिया कि नहीं लिया, तो बच्चे ने की कितनी एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, बच्चा अभी सो रहा है कि क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें हम वहाँ पे इज़िली कॉल के थ्रू भी पूछ सकते हैं क्योंकि हम तो ऐसे करते थे, हम तो रात में भी 10-11 बजे जब हम घर पे होते थे तो कॉल करके पूछ लेते हम जब टेंशन होती थी तो हम कॉल करके पूछ लेते होते थे बेबी के बारे में। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, आपको करनी चाहिए क्योंकि ये एक कंसर्न होता है अपने बेबी के साथ, जो हम पेरेंट्स को शो करना ही पड़ता है और पेरेंट्स कंसर्न होते हैं। टेंशन लेने की बजाय जितने आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होगा। तो मेरा थर्ड पॉइंट यही है, आपको मदर को स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपको फीड कम होगी और अगर आप फीड कम कर आपकी फीड कम होती है तो जो आपका केएमसी होता है बेबी के साथ, कंगारू मदर केयर टाइम, उस टाइम पे बेबी को आपसे फीड नहीं मिलेगी तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड की में इशू आएगा, तो उसको आदत नहीं पड़ेगी तो फिर बच्चे को दूसरा पाउडर वाला दूध लगाना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता बेबी के लिए। तो मेरी बेबी जैसे प्रीमेच्योर थी तो मुझे तो स्पेशली कहा गया था कि आपको बेबी को सिर्फ अपनी ही फीड देनी है, तो मैं अपना ही मोस्टली ट्राई करती थी कि मदर फीड ही बेबी को हम दें बजाय के हम पाउडर वाला दें। ऑप्शन होता है कि वो दे सकते हैं बट जो क्योंकि जो बच्चा जिसको पहले ही इन्फेक्शन हो प्रॉपर इम्यूनिटी बूस्टर मदर फीड देंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। आपको छोटे-छोटे माइलस्टोन्स पे फ़ोकस करना है और जब भी वो अचीव होते हैं तो आपको उसको सेलिब्रेट करना है सो दैट आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए। आप मदर और फादर को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, बस लास्ट पॉइंट यही है कि आपको भगवान को कंटिन्यूअसली प्रे करना है कि हमारा जो बेबी है वो पूरा प्रॉपर फिट होके हेल्दी होके मेरे पास घर पे आए और यही मैं दुआ करूँगी कि किसी के भी बेबी के साथ वैसे तो ये टाइम आए ना बट अगर आता है तो सबका बेबी अच्छे से हेल्दी होके पेरेंट्स के पास घर पे सही सलामत आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो अगर कोई आपको और भी वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी की डाली हुई हैं, तो आप कोई भी देख सकते हो। तो आपको अगर किसी और टॉपिक पे भी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई वीडियो चाहिए, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस पे कुछ आपको एडवाइस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। मैं वो उस पे भी वीडियो क्रिएट करके ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।